दोस्तों नमस्कार। आपके अपने लोकप्रिय चैनल एक्सीलेंट पावर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ग्राम सेवक भर्ती 2016 यानी कि आरएसएम एसएसबी ने जो ये एग्ज़ाम लिया था, हम इसके बारे में आपको अवगत कराने वाले हैं। 2016 का एग्ज़ाम ये किस प्रकार का आया था और दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात बता रखी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर समय आपके 2 घंटे का था। साथ ही दोस्तों इसमें जो पूर्णांक है यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स थे वह 100 का था, यानी कि दोस्तों ये 100 नंबर का यह एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें और भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी वह 1/3 थी, यानी कि 1/3 थी, यानी कि 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली थी। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रत्येक क्वेश्चन है वह कुल मार्क्स के बताए गए हैं, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। चलिए दोस्तों हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं हम क्वेश्चनों पर, यानी कि दोस्तों किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि दोस्तों आपको भी आरएसएम एसएसबी का कोई भी पेपर यदि चाहिए और उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं। साथ में ही दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि यह किस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा गया है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 2 नंबर का ये है, यानी कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीशपति होता है वह इसका यानी कि दोस्तों दायित्वों का निर्वहन करता है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया है नीचे दिए हुए 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन ए में आपसे कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। कारण, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपको सही बताना है। तो देखिए दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें ए सही है और पर आर गलत है, यानी कि दोस्तों ए इसमें सही है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रह सकता है, यानी कि दोस्तों यह बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती, ये गलत है, यानी कि दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों अनुच्छेद 154 यह राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ अनुच्छेद 154 में होती है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 155 यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए अनुच्छेद 156, तो दोस्तों इसमें राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता, ये बिल्कुल गलत बात है। आगे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 163 यहाँ में राज्य मंत्रिपरिषद इसका ये वर्णन है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी इसका जो सुमेल सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 3 रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यानी कि दोस्तों इसमें निम्नलिखित दिए हुए कूटों में सही उत्तर का चयन करें, यानी कि दोस्तों इनमें सही सही कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, जो कि गलत बात है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए दोस्तों 2, 3 और दोस्तों 4 ये किस में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है। तो बताइए दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद है ये किसके प्रति जवाबदेही होती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी कि राज्य विधानसभा के प्रति। तो दोस्तों ये जो मंत्रिपरिषद है राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम यानी कि उच्च से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन करें, यानी कि दोस्तों उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आपको ये सेट करनी है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं
तो इसमें देखिए दोस्तों क्रम कुछ इस तरह से है, यानी कि सबसे पहले इसमें उच्च स्तर पर सचिव आता है, इसके बाद में वरिष्ठ सचिव आता है, इसके बाद में उप सचिव आता है और दोस्तों इसके बाद में सहायक सचिव आता है। यानी कि दोस्तों इसमें 1 3 2 4 इस प्रकार से इसका मेल है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अधोलिखित में से कौन सा कार्य न्यायाधीश का नहीं है। तो इनमें से कौन सा कार्य न्यायाधीश का नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि राजस्व का एकत्रीकरण बिल्कुल सही बात है, जिलाधीश का ही कार्य है। कानून व्यवस्था का रखरखाव बिल्कुल सही बात है। आयकर का एकत्रीकरण बिल्कुल गलत बात है। भू दस्तावेजों का रखरखाव बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। यानी कि दोस्तों जिलाधीश का कार्य आयकर का एकत्रीकरण नहीं है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम बलवंत राय मेहता समिति थी। तो बताइए दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, पंचायती राज संस्थाओं पर, ग्राम विकास पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर बलवंत राय मेहता समिति थी। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ इसका जो राइट आंसर है यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 243 से और 243 और ये वो है दोस्तों यहाँ तक ये इसका वर्णन है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे देखिए पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 जो नंबर पे है यह बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें इस कूट को पहचानिए यानी कि कौन कौन सी इसमें सही हैं, तो उसका उत्तर आपको देना है। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम आपको कहा गया है कि इसका समय काल 5 वर्ष होता है, तो विधानसभा का बिल्कुल सही बात है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल गलत बात है। और दोस्तों सॉरी दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका जनता द्वारा बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है यह मुख्यमंत्री नहीं करता है। और दोस्तों इसके बाद देखिए राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोस्तों इसमें 1 3 और 4 ये बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो दूसरा है इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, जो कि गलत है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता है। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 नंबर का जो ये है ये बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर आपसे कुछ करंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था। तो बताइए दोस्तों कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी और लॉन टेनिस। तो दोस्तों इसमें ये जो मिला था वर्ल्ड कप, ये जो भारत वर्ल्ड कप जो मिला था ये कबड्डी के क्षेत्र में मिला था। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इसमें आपसे पूछा गया 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे। तो बताइए दोस्तों यह निम्न में से कौन सी जो ये राजनीतिक पार्टी थी जिसके डोनाल्ड ट्रंप ये उम्मीदवार थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के ये जो थे और ना कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। नीति आयोग का अस्तित्व कब में आया। तो दोस्तों यह अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015 से। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला है। यानी कि दोस्तों योजना आयोग को हटाकर अब नीति आयोग यहाँ पर इसकी अस्तित्व में आ चुका है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है। तो दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है यहाँ पर भारत में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए जो ये वित्त सचिव है ये इसका सही उत्तर रहने वाला है। नहीं सॉरी दोस्तों वित्त मंत्री इसका जीएसटी परिषद का ये जो राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट को सेकंड से सुमेल कीजिए। इधर देखिए दोस्तों ये पर्वतों के प्रकार दे रखे हैं और इधर उनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो दोस्तों इनका सही मिलान कीजिए।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो युवा बलित है, ये उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट पर है ये पर्वत। ये और दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं प्राचीन बलित। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि यह उत्तर अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट है, यानी कि ये इसमें फर्स्ट से ही है। और इसके बाद ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह परिप्रशांत पेटी है। और दोस्तों भ्रंशखंड की बात करें तो यह उत्तर अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि एक जो यह है 2 1 4 3 ये बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। तो इसमें उसी तरह से पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल कीजिए। यानी कि दोस्तों इधर इसने पर्वत पर्वत का शिखर दे रखा है और इधर दोस्तों महाद्वीप का नाम दे रखा है। तो दोस्तों इसमें आप मिलान करोगे तो ये देखिए किलिमंजारो है, अफ्रीका में है। और दोस्तों ये जो विंस मैसिप है यह अंटार्कटिका में है। और माउंट कैसिस्को यह ऑस्ट्रेलिया में है। और दोस्तों एकांकागुआ यह दक्षिणी अमेरिका में है। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें देखिए दोस्तों अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों या सागरों का निम्न में से सही क्रम कौन सा है। यानी कि दोस्तों जो इनका क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग इनको हमको दर्शाना है। और इनको अवरोही क्रम में, दोस्तों अवरोही क्रम में इनको अगर अपन दर्शाएंगे तो इसमें देखिए अटलांटिक सबसे बड़ा है, हिंद उससे छोटा है, आर्कटिक उससे छोटा है। और दोस्तों दक्षिणी ये जो दक्षिणी चीन है ये उससे भी छोटा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें भी मिलवाया गया है। इसमें विवरण दे रखा है और दोस्तों इसमें स्थान दे रखा है। तो इसमें देखिए दोस्तों हम अगर बात कर लेते हैं यानी कि विश्व का आर्द्रता स्थान। तो दोस्तों यह आर्द्रता वाला जो स्थान है मासिनराम है। विश्व का शुष्कतम जो स्थान है वह इकीक है। विश्व का ध्रुव उत्तरी शहर ये दोस्तों नी एल्सुड है। और दोस्तों विश्व का ध्रुव दक्षिण शहर ये दोस्तों यूसुआ है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ये 3 है इसमें बिल्कुल ये सही सीक्वेंस बैठ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसको 3 बोल सकते हैं, इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान के लिए दिए गए हैं। यानी कि इसमें देखिए दोस्तों आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी स्थल और दोस्तों यहाँ पर राज्य दिया गया है। तो मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो भोज है यह मध्य प्रदेश, इसके बाद में चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश, सलर है जम्मू कश्मीर और रुद्रसागर है त्रिपुरा में है। तो दोस्तों इस तरह से इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दोस्तों यह इसका सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद नत्रजन स्थिरीकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी संचय किस्मों का प्रयोग। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 में आपसे पूछा गया है कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की 4 चतुर्भुजों में विभाजित करते हैं। तो भारत को कौन ये 4 चतुर्भुजों में विभाजित करते हैं, किस चतुर्थांश में कपास के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित हैं। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 यानी कि बी इसका सही उत्तर है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। तो दोस्तों ये इसका बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 की बात करें तो यहाँ पर भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। तो दोस्तों इस कारण वो जो सूती वस्त्र उद्योग है वो मुंबई से अहमदाबाद की ओर नित्य स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण है। तो आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कूट प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन कौन से कथन यानी कि सत्य हैं, उनको आप इनमें से चुनना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन इसमें एक में आपको बताया गया है कि हाडौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का मुक्त स्तूप प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन कौन सी सही हैं। तो दोस्तों इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो एक है, यानी कि हाडौती पठार पश्चिमोत्तर के मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी दोस्तों 2, 3 और 4 ये बिल्कुल सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये बी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 की बात करें तो यहाँ आपसे पूछा गया है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें भी दोस्तों आपसे ऐसे ही पूछा गया है, यानी कि दोस्तों कौन कौन से कथन इनमें से सत्य रहने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इसमें बी में आपसे कहा गया है कि गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। आगे देखिए दोस्तों, पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश। और आगे देखिए दोस्तों, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्तर चूज नहीं किया है, यानी कि दोस्तों RSM-SSB ने इसमें कोई फिक्स उत्तर नहीं दिया है कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अगर 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए। यहाँ पर देखिए मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं और इधर देखिए जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, यानी कि एरिडिसोल, एनसेप्टिसोल, एल्फिसोल और वर्टिसोल ये किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इनका मिलान करके इनको सही तरह से यहाँ पर नीचे सेट करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सेट करते हैं। तो यहाँ देखिए एरिडिसोल ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क में ये पाई जाती है, बिल्कुल सही है। एनसेप्टिसोल ये अर्ध शुष्क एवं आर्द्र में, बिल्कुल सही है। एल्फिसोल ये उप आर्द्र एवं आर्द्र में, बिल्कुल सही है। और वर्टिसोल आर्द्र एवं अति आर्द्र, यानी कि दोस्तों 1, 2, 3, 4 बिल्कुल इसमें सीक्वेंस बिल्कुल सेट है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 4 नंबर ये ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 की बात करें तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन कौन से सही हैं उनको आपको चूज करना है। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित एवं संरक्षित वनों का क्षेत्र क्रमशः 55.84 और वह 37.94% है, बिल्कुल सही बात है। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन बारां एवं करौली जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर एवं गंगानगर जिले में पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो दोस्तों 1, 2, 3 इसके सही हैं, तो यानी कि दोस्तों इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का मरुस्थल विश्व में किन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है। यहाँ इस मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो दोस्तों सटीक अवधारणा को यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसका सही उत्तर रहने वाला है यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण एवं मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ एवं प्रसारित होती है। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे पीड़ित हुए हैं। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोस्तों 2002 से और 2003 ये बिल्कुल राइट आंसर इसका रहने वाला है।
आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से बिल्कुल सही बात इसमें बताई गई है उसको आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, जैसा कि राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% बंजर भूमि है, बिल्कुल सही बात है। राज्य में गत 30 वर्षों से पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई, बिल्कुल सही बात है। राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का है, बिल्कुल गलत बात है। राज्य में एकीकृत बंजर भूमि का विकास योजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी SIDA के सहयोग से वर्तमान में 10 जिलों में चल रही है, बिल्कुल गलत बात है। तो दोस्तों इस 30 नंबर में मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है, राजस्थान में अंध एवं धूसर यानी कि डार्क एंड ग्रे क्षेत्र में बढ़ती हुई संख्या के मद्देनज़र भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौड़ और श्री माधोपुर, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 की बात करें तो राजस्थान में पशु धन संख्या के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए, यानी कि दोस्तों इसमें गलत कौन सा है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थान में भारत की कुल पशु जनसंख्या 11.27% पाया जाता है 2012 में, तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्ष 2007 से 2012 में राजस्थान की पशु संख्या में 10.69 लाख की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, वर्ष 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है, बिल्कुल गलत बात है। वर्ष 2007 से 2012 में ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक ह्रास हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसमें ये जो 3 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर यानी कि ये गलत कथन है, ये सही, इसका सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 33 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में प्रथम योजना काल में 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन से यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों इसमें सही कूट को चुनना है, यानी कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो देखिए दोस्तों इसमें पहली बार इसमें बताया गया है कि अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 56.0% हो गया, तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत बात है। आगे देखिए दोस्तों, दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21.0 से घटकर 13.5% रह गया, बिल्कुल सही बात है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2 से बढ़कर 20.5 हो गया, बिल्कुल सही बात है। कपास, गन्ना, ग्वार, फल सब्जी, मसाले व चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों 2, 3, 4 ये देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है कि इसमें फर्स्ट को सेकंड से सुमेल कीजिए। इधर देखिए दोस्तों लिफ्ट नहर दे रखी है, इधर लाभान्वित जिले। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ये जो जयनारायण व्यास है ये जैसलमेर और जोधपुर है, इन जिलों के लिए है। चौधरी कुंभाराम है दोस्तों, यह हनुमानगढ़ और दोस्तों चूरू के लिए है। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पन्नालाल बारूपाल की, तो बीकानेर नागौर, और करण सिंह की बात करें तो जोधपुर और बीकानेर के लिए है। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर 35 की हम बात करें तो यहाँ पर भी इसने सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करवाया है, यानी कि दोस्तों सूची फर्स्ट में यहाँ पर खनिज दे रखे हैं और सूची सेकंड में खनन क्षेत्र, कौन कौन से खनिज किन किन खनन क्षेत्रों से निकाले जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको देखिए यहाँ पर पन्ना ये टिकरी टिक्की और दोस्तों गढ़बूर, तांबा है ये राजमहल और बागेश्वर, मैग्नीज है यह लीलावनी और कालाकूटा, और तांबा है जो कोल्हन और भगोनी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सीक्वेंस में जमे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन ये आंसर नंबर 3 यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों यानी कि रिको, RFC,
RAGSICO आदि द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जोधपुर, पाली, अजमेर और दोस्तों अलवर ये जिले इसमें शामिल हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि दोस्तों इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं वो आपको इसमें चूज करने हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया है कि राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि 1991 से 2011 के दौरान 9.97% घटी है। तो दोस्तों बताइए ये राइट है या रॉन्ग है। तो दोस्तों इसमें यह बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही है। बिल्कुल गलत है। राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। तो दोस्तों ये भी गलत है। यानी कि दोस्तों इसमें पहले और दूसरे सही है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम 38 की। तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करवाया है। इधर देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का परसेंट यानी 2011 में पूछा गया है। और इधर देखिए प्रमुख आवास क्षेत्र, उनके आवास क्षेत्रों के बारे में बताया है। तो दोस्तों इनका मिलान करना है अपन को। तो देखिए दोस्तों इसमें भी कुछ त्रुटि है, इसलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम 39 की अगर बात करें तो यहाँ देखिए सूची फर्स्ट को यहाँ पर भी सूची सेकंड से सुमेल करवाया है। इधर देखिए राजस्थान की जनजातियाँ दी हुई हैं, इधर उनके प्रमुख आवास क्षेत्र दिए हुए हैं। यानी कि दोस्तों सहरिया, गरासिया, डामोर और मीणा ये जनजातियाँ कहाँ कहाँ निवास करती हैं। तो दोस्तों इनका सही सुमेल अपन को करना है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे ये जो सहरिया जो जनजाति है ये बारा और कोटा में है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये गरासिया ये जो जनजाति है ये देखिए दोस्तों यहाँ पर उदयपुर और सिरोही में है। इसके बाद डामोर जो जनजाति है ये दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। और मीणा जो जनजाति है ये दोस्तों जयपुर और दौसा में पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ये 3 नंबर ये बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो इसमें अब पूछा गया है कि निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार में प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन ए संशोधित क्षेत्र यानी कि विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना, राजस्थान आजीविका मिशन, मेवा डांग तथा मगरा क्षेत्र के विकास, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या राइट आंसर है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये गलत है। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए 2 3 4 ये किसमें सही सुमेल कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 33 करोड़ श्रम शक्ति यानी कि लेबर फोर्स में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 33 लाख इसके लिए राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन यानी कि ISSO के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति यानी समायोजन के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन तथ्य सही हैं। तो दोस्तों देखिए ग्रामीण क्षेत्र में कुल श्रम शक्ति में 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं, बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्र में कुल श्रम शक्ति के 3.2% बेरोजगार हैं, बिल्कुल सही है। संपूर्ण राजस्थान में कुल श्रम शक्ति के 3.1% व्यक्ति बेरोजगार हैं, दोस्तों बिल्कुल गलत है। शहरी क्षेत्र में अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरें बहुत ऊंची हैं, बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल ये जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ये जो 2 है यानी कि दोस्तों फर्स्ट और सेकंड ये बिल्कुल करेक्ट रहने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY में 1 अप्रैल 1999 में से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों इसके लिए यहाँ पर देखिए समन्वित ग्राम विकास यानी कि IRDP तथा ग्राम युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण यानी कि TRYSEM
इसके बाद देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास DWCRA तथा औद्योगिक औजार सप्लाई SITRA। दोस्तों ये बिल्कुल शामिल। आगे देखिए दोस्तों, ये बात कर लेते हैं गंगा कल्याण योजना GKY तथा मिलियन कुआं स्कीम MWS। इसके बाद देखिए दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना JRY। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि 1 2 3 ये बिल्कुल शामिल किए गए हैं, लेकिन दोस्तों ये 4 नंबर है यानी कि जवाहर रोजगार योजना, इसको शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी इसका 1 2 3 ये बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है कि सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.51 करोड़। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-2010 से 2011-2012 के बीच 10.3% बढ़ा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बाद देखिए, राज्य में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 में 2011-12 के बीच 9.2% घटा, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखिए, राज्य के दोनों शीर्षों यानी कि 2009-10 एवं 10-11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.7% आंका गया, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए दोस्तों, 2 3 4 किसमें यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 4 नंबर में यहाँ पर आपको दे रखा है, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ। तो दोस्तों इसका निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, तो इसमें 1873 में भरभूत स्तूप की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इस भरभूत स्तूप की जो खोज की थी वह कनिंघम ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 48 की, तो यहाँ आपसे पूछा गया है राजस्थान में दानचंद चौपड़ा की हवेली कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वह है सुजानगढ़, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों मांडू के प्रसिद्ध किले का जो निर्माण है वह हुसैन शाह ने करवाया था। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। तो बताइए दोस्तों, इसमें यहाँ पर छेड़ा फाड़ना इस ये तलाक को कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व वायसी विद्यमान थी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वह है महाराजा प्रताप सिंह, इसका राइट आंसर है, यानी कि दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि नीमाड़ी तथा रागड़ी किस बोली की विशेषता हैं। तो दोस्तों नीमाड़ी तथा रागड़ी ये जो विशेषता हैं वे मालवी की ये विशेषता हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों अलखिया जो संप्रदाय है इसकी स्थापना लालगिरी ने की थी। दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 की। तो यहाँ पर बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, 56 की बात करें, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों ये जो सुगन चिड़ी है यह दोस्तों कुछ इसमें कन्फ्यूजिंग वाला ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बात करते हैं, यानी कि दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बालिंद जी के गुरु कौन थे। तो इसमें बताइए दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादू दयाल जी इसका सही उत्तर है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर जारपीर
के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है गोगा जी, इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा है? तो देखिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो जलानी माता है यह अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मानी जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में, राजस्थान का मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेना जो ये गांव है दोस्तों, इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों इसमें इसका सही आंसर आपका टेराकोटा रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की। तो इसमें 61 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो इनमें से कौन सा उत्तर इसका सही है? तो देखिए दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि भील जनजाति में कछाबू कौन पहनते हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो राइट आंसर रहने वाला है यह ऑप्शन नंबर 2, यानी कि महिलाएं, इसका सही उत्तर है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? तो दोस्तों इसमें जो ये औलंदी है दोस्तों, यह एक नव वधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, इसको औलंदी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 की। बात करें तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात हैं? तो दोस्तों ये तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें बलल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बताइए दोस्तों, पैरों में पहना जाता है, कान में, नाक में, हाथों में? तो दोस्तों ये बलल्या आभूषण है, ये हाथों में पहना जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि 6 व्यक्तियों पारुल, राजेंद्र, सतीश, तरुण, विशाल और प्रकाश का जन्म वर्ष की समान तारीख को हुआ, परंतु हर एक अलग अलग वर्षों में 6 लगातार वर्षों में से जन्मे। यह भी मालूम है कि पारुल सतीश से बड़ी है, राजेंद्र तरुण और विशाल दोनों से बड़ा है, प्रकाश तरुण से 2 वर्ष बड़ा है। पारुल या तो वर्ष 1962 या वर्ष 1963 में जन्मी है। सबसे बड़े सदस्य का जन्म वर्ष 1960 में हुआ। उक्त सूचना को पढ़ें और निम्न प्रश्नों का उत्तर देवें। यानी कि दोस्तों समूह में सबसे छोटे से शुरू होकर और दोस्तों सबसे बड़े तक की सूची का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें दोस्तों आप इसको करोगे, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों ये जो सतीश, विशाल, तरुण, पारुल, प्रकाश, राजेंद्र, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर आने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि किसी भाषा के कूट संकेतों में एंट्री को 1 2 3 4 5 और दोस्तों STEADY यानी कि इसको यानी 9 3 1 7 8 5 लिखा जाए तो TENANT शब्द को कूट संकेतों में कैसा लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी सही आने वाला है, यानी कि 3 1 2 7 2 3, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि ABCDE और F चचेरे भाई हैं। किसी भी 2 चचेरे भाइयों की उम्र समान नहीं है, परंतु सभी का जन्म दिवस समान दिनांक को आता है। सबसे छोटा 17 वर्ष उम्र का तथा सबसे बड़ा E 22 वर्ष की उम्र का है। F उम्र में B और D के मध्य कहीं है। A B से बड़ा है और D C D से बड़ा है। इनमें से कौन सा कथन संभव नहीं है? तो दोस्तों इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन संभव नहीं है वह F की उम्र यानी कि 20 वर्ष है। यह कथन बिल्कुल संभव नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि किसी कूट भाषा में PLAYER को AELPRY लिखा जावे तो उसी कूट भाषा में MANAGER को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इस कूट भाषा में इसको यहाँ पर AEG और MNR लिखा जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। इसमें आपसे पूछा गया है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, वहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है
वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है तो शुरू के बिंदु से उसकी अंतिम बिंदु की दिशा में होगी। तो दोस्तों शुरू के बिंदु से उसकी जो अंतिम बिंदु है वो किस दिशा में की दिशा में होगी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आने वाला है, यानी कि दोस्तों दक्षिण पूर्व इसका सही उत्तर है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो वर्ष 2003 में वर्ष 2002 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत क्या हुई। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8.9% इंक्रीमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर जो इसकी मार्क प्राइस है, यानी कि अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है, और यदि उसे 10% का इसमें डिस्काउंट पर बेचा जाए तो उसका प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी आने वाला है, यानी कि 125%। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है और फिर वह 26% का प्रॉफिट कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840 रुपये है तो विक्रेता ने साइकिल के लिए कितना मुनाफा किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आने वाला है, यानी कि 600 रुपये। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मैथ या रीजनिंग या अन्य किसी सब्जेक्ट की कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक होकर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 100% आपको उसका सही तरीके से सॉल्यूशन बता दूंगा। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई। एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई। इसके क्रम मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा, बताइए। तो दोस्तों इसको भी जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में आगामी संख्या क्या होगी। श्रृंखला कुछ इस प्रकार से दी गई है कि यानी कि 3, इसके बाद में 28, 4, 65, 5, 126, 6। तो दोस्तों आगामी ये सीरीज इसमें क्या आने वाला है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 217 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो इसमें पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि दोस्तों ये इंटररोगेटिव मार्क है, इसके स्थान पर क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसका बिल्कुल ये जो राइट आंसर आने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए दोस्तों बिल्कुल 3 नंबर है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर आने वाला है, यानी कि दोस्तों HWG इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति आवर की और 36 किलोमीटर प्रति आवर गति से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड आगे निकल जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की यहाँ पर लेंथ पूछी गई है, यानी कि कितने मीटर लंबाई की हैं। तो दोस्तों इसमें जो 77 एक क्वेश्चन है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए ये जो 50 मीटर की इसकी जो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आएगी। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलकर वहां से 300 किलोमीटर दूरी स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है। प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने 40% दूरी तय की है। निर्धारित समय तक पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। तो दोस्तों इसको आप जैसे ही सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर इसकी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष राशि 4/3% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 800 रुपये की आय अर्जित होती है और 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8,000 रुपये इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक आदमी 3% वार्षिक दे साधारण ब्याज दर राशि उधार देता है। तत्काल उसे 6 माही देय 5% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 300 रुपये का प्रॉफिट होता है। उसके द्वारा उधार दी गई राशि कितनी होगी।
तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है वो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों 16,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम आगामी क्वेश्चन की, यानी कि अगले क्वेश्चन यानी कि 81 की अगर हम बात करें तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि यदि 12.5% प्रति वर्ष दर से 2 वर्ष का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज बताइए। तो दोस्तों इसमें कुछ यहाँ पर ऑप्शनों में कुछ प्रॉब्लम है, इसको मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। अब जिसको भी सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके अवश्य बताएं। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न समूह में से उस शब्द को छांटें जो अन्य से किसी प्रकार से भिन्न है। तो दोस्तों इसको आप इसमें जो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है वो ये ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जो गणित है ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, ये दोस्तों इनसे भिन्न है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेमेल शब्द क्या है बताइए। तो दोस्तों इसमें बेमेल कौन सा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ अकबर के ये जो नवरत्न हैं उनमें से कुछ दे रखे हैं, तो इसमें से बेमेल आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि फैज़ अहमद ये इसके नवरत्नों में शामिल नहीं थे। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों यानी कि गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। गणित में 47, भौतिक विज्ञान में 50, रसायन विज्ञान में 52 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान में, 17 गणित और रसायन विज्ञान में, 16 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों विषयों में अध्ययनरत हैं। तो सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। यदि दोस्तों कोई भी मैथ्स या रीजनिंग या अन्य किसी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करना न भूलें, मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक और तरीके से आपको हल करके प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम आने वाले यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों यानी कि गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। इनमें से 47 गणित, 50 भौतिक विज्ञान एवं 52 रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान, 17 गणित और रसायन विज्ञान तथा 16 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। उक्त विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल ये जो बिल्कुल राइट आंसर आने वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल 34 जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। इसमें देखिए कुछ सरलीकरण बेस पर यानी सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें आपको वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल पूछ रखा है इसमें। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसका 10 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु होगी। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह देखिए 38 और 54 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में पूरा करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन में कर सकेगा। तो दोस्तों 88 का बिल्कुल ये जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, 35 सही 5/17 इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। इसमें देखिए सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि यदि 102 का स्क्वायर का मान यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए तो 10, 40, 4 है, तो ये रूट 100 ये दे के इसका मान ज्ञात आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11.322 इसका आने वाला है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और सीसा 2:3:1 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और सीसा 5:4:3 के रेशियो में है। तो दोनों मिश्र धातुओं में समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तीसरी मिश्र धातु में सीसा, तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों मिक्सर एंड एलिगेशन का ये क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो अनुपात है वो 5:10:9 का आने वाला है। आगे देखिए दोस्तों ये इंग्लिश का पोर्शन है यानी कि 91 से इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब, यानी कि दोस्तों इनमें यहाँ पर जो ये
यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको आपको इनमें से चूज करके भरना है, यानी कि सही क्या है। तो दोस्तों इसको अपन भरेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी कि ओपन शो हैड बीन और लिस्टिंग वंडर्ड हैड एयर्ड। तो दोस्तों ये बिल्कुल इसका सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे देखिए दोस्तों, चोज वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिविंग बिलो। तो दोस्तों ये जो है इसमें एक्टिव वॉइस दे रखा है, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, तो दोस्तों 92 में ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे कर लेंगे। आगे देखिए दोस्तों, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन पूछा गया है 93 में। इसमें पूछा गया है कि चूज द सेंटेंस विच द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशंस। इन नरेशन की ये जो सही फॉर्म आपको चूज करनी है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि दोस्तों इसमें आर्टिकल चूज करना है और नहीं है तो उसमें दोस्तों नहीं का आपको ये क्रॉस वाला ये चिन्ह भरना है, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसमें जैसे आपको ग्रामेटिकल रूप से आप इसको चूज करोगे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट सेट ऑफ द प्रपोजिशंस, यानी कि दोस्तों प्रपोजिशंस आपको भरने हैं। यहाँ पर काफ़ी प्रपोजिशंस आपको दिए हुए हैं, तो दोस्तों इसको आप ग्रामेटिकल रूप से बिल्कुल सेट करोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये देखिए दोस्तों, ये 4 है, यानी कि बाई ऑफ विद ऑन, ये बिल्कुल राइट इसके रहने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन विच द वर्ब इज नॉट इज अरेंजमेंट विद द सब्जेक्ट, और ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसको आप जैसे सॉर्ट आउट करोगे, तो यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वेन द, ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड्स इन राइट ऑर्डर, यानी कि दोस्तों इनको राइट ऑर्डर में सीक्वेंस में आपको सेट करना है और इनका जो सही वर्ड कौन कौन से हैं, किसके लिए कौन सा इसका इंग्लिश का वर्ड इसमें यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों 2 नंबर, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 98 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि द मोस्ट सूटेबल सेट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जेनरस इच, यानी कि दोस्तों इसके लिए सही कौन सा इसमें है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 98 में ऑप्शन नंबर बी ये इसका बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि द मोस्ट सूटेबल एनोनिम्स ऑफ द वर्ड, इस वर्ड के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। पूछा गया है द मोस्ट सूटेबल वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर इन राइट ऑर्डर। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है 100 नंबर का, यहाँ पर देखिए 4, यानी कि दोस्तों ये इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में। आपसे पूछा गया है कि सबसे तेज़ मेमोरी है, तो दोस्तों कौन सी इनमें सबसे तेज़ मेमोरी है। तो इनमें सबसे तेज़ मेमोरी है दोस्तों कैश मेमोरी, यहाँ पर सबसे तेज़ मेमोरी है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। इसमें आपसे पूछा गया है कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 4 है ESC कुंजी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि टेक्स्ट को केंद्र यानी कि सेंटर में अलाइन या संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि Ctrl+E, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है मल्टीमीडिया होता है। तो दोस्तों मल्टीमीडिया क्या होता है। तो दोस्तों मल्टीमीडिया होता है यानी कि ऑडियो यानी कि श्रव्य और वीडियो यानी कि दृश्य। तो दोस्तों ये दोनों बिल्कुल सही है, यानी कि ये दोनों होता है। बात कर लेते हैं 105 की। इसमें पूछा गया है कि DNS का तात्पर्य क्या है। DNS का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 किलोवाट तुल्य होता है। तो दोस्तों एक किलोवाट किसके तुल्य होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि दोस्तों 8000 ये बिट हैं, इसमें 1 किलोबाइट के तुल्य होता है।
आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक निब्बल तुल्य होता है। तो दोस्तों एक जो निब्बल है यह 4 बिट के तुल्य होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि भंडारण स्टोरेज की उच्च क्षमता है। तो दोस्तों भंडारण और स्टोरेज की उच्च क्षमता योट्टाबाइट होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 109 की आप अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए मॉडेम की स्पीड को किस इकाई में मापा जाता है। तो दोस्तों मॉडेम की जो इकाई है वह यानी कि बीपीएस में मापा जाता है, यानी ये देखिए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की, यानी कि दोस्तों आईएसडीएन का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आईएसडीएन का पूरा नाम यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका पूरा नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस सर्किट डिजिटल नेटवर्क, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आपको देखना है ये इन किस किस के ये पर्यायवाची सही हैं। तो दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो धनुर्धर है ये इसमें बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस समूह में यण संधि सहित रहित उदाहरण है, यानी कि किन में यण संधि रहित उदाहरण किस में है। तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पितृनुमति यद्यपि और षडानन यह यण संधि रहित शब्द हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए छठी छठी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, ये युक्तियुक्त अर्थ नहीं है। और दोस्तों युक्तियुक्त अर्थ वाले ये और सभी मुहावरे हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि शुद्ध विपरीतार्थी युक्ति विकल्प है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनिवार्य निवार्य एकाग्रचित अन्यमेयस्क और दोस्तों अनुलोम प्रतिलोम, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल हम इसमें देखिए स्टार मार्क है, यानी कि दोस्तों यह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। इसमें बात करते हैं किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं। तो दोस्तों इसमें सभी पद यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन सी यानी कि घृणानत और दोस्तों छाता तरु पर्णशाला और चंद्रमुख, ये सभी कर्मधारय समास से निर्मित हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117 की। इसमें पूछा गया है कि लोकोक्ति का युक्तियुक्त अर्थ है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन बी यानी कि घर ही के मर्द हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल युक्तियुक्त अर्थ है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म शब्द का विकल्प है। तो दोस्तों 118 में यहाँ देखिए ये भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 यानी कि शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन आत्मकथा, ये दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं 120 की। आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत यानी कि सभी शब्द युक्त शब्द समूह है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए यानी कि घेरा छापा उतारा और झटका, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको अब भी कोई प्रश्न में यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमको अवश्य बताएं। और दोस्तों आपको यदि RSM SSB का कोई भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर में जाकर आप हमारे RSM SSB के किसी भी पेपर का सॉल्यूशन आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।